नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, पेपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेशन भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास सेकंड, ब्रिटिश काल से निरंतर, डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, पार्ट सेकंड, कंटिन्यू टू ब्रिटिश एरा। हमने पार्ट फर्स्ट में बात करी थी डेवलपमेंट की ही, पर उसमें एंशिएंट और मेडिवल एरा की बात की थी हमने। अब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश एरा टू कंटिन्यू। देखिए, स्थानीय शासन की इकाइयों को निर्वाचित स्वरूप देना, उसे करारोपण की विस्तृत शक्तियाँ देना और प्रजातंत्र की पाठशाला के रूप में विकसित करने की अगर बात करें तो वो श्रेय मिलता है ब्रिटिश काल को। इस ब्रिटिश काल में ही ये सभी बातें संभव हुई। हम ब्रिटिश काल में जो स्थानीय शासन है, कैसे उसका विकास हुआ, इसको हम 6 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो चरण है वो 1687 से लेकर 1881 तक का है। इस काल में स्थानीय संस्थाओं को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बजट पर दबाव कम करने का साधन माना गया। दूसरा जो चरण है वो 1882 से 1919 तक का है। इस चरण में स्थानीय शासन को स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में विकसित करने की कोशिश की गई। तीसरा जो चरण है वो 1919 से 1935 तक का है। इस चरण में स्थानीय संस्थाएं कमज़ोर सी हो गई थीं। चौथे चरण की बात करें तो 1935 से 1950 तक। इस चरण में स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के सुधार और प्रशासकीय कार्य क्षमता बढ़ाने का माना जाता है। फिर पांचवा जो चरण है वो 1950 से 1992 तक का। इस चरण में स्थानीय शासन को संविधान की आवश्यकता और उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का ही साधन माना गया। और उसके बाद आखिरी जो चरण है वो 1993 से लेके निरंतर अब तक का। इस काल में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ और साथ ही लोकतंत्र जो स्थानीय स्तर पर है उसको मजबूती प्रदान की गई। देखिए, एक एक करके हम 6 चरणों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो चरण है 1687 से 1981 का। ब्रिटिश भारत की इस पहली अवधि में 1687 में अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई, जिसे स्वायत्त शासन का श्री गणेश भी माना जाता है, अर्थात प्रारंभ काल यहीं से ही माना जाता है। बहुत बार कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता रहता है कि पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, मद्रास में, कब? 1687 में। देखिए, इस चरण में क्या क्या विशेषताएं रही हैं ब्रिटिश काल की स्थानीय शासन को लेकर, जिसमें पहली जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है ब्रिटिश भारत के इस पहले चरण में स्थानीय शासन की इकाइयों की स्थापना प्रमुख रूप से ब्रिटिश हितों के विकास के लिए की गई थी, न कि देश में स्वायत्त शासन के विकास के लिए। दूसरी विशेषता, इस समय स्थानीय शासन की इकाइयाँ ब्रिटिश मनोनीत अधिकारियों के वर्चस्व में रही। तीसरी विशेषता, इस काल में स्थानीय संस्थाओं की रचना का मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश खजाने को लाभ पहुंचाया जाए। चौथा, स्थानीय निकायों के संगठन में अधिकतर सदस्य सरकार द्वारा ही मनोनीत किए गए, निर्वाचन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जो कि 1882 से 1919 तक का था। 1882 में लॉर्ड रिबन ने स्वायत्त शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया।
इस प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं थी। प्रांतीय सरकारें स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं को उनके विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराएं, ऐसी बात इस प्रस्ताव में पहले नंबर पर कही गई। फिर दूसरी, प्रांतों में स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास किया जाए। तीसरी, नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा जाए। चौथी, इन संस्थाओं को समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। पाँचवीं, प्रांतीय सरकारें स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण सुधारात्मक रूप से करें। और छठी, जहाँ तक संभव हो नगर पालिका का अध्यक्ष गैर सरकारी लोगों में से ही लिया जाए, जिलाधीश को इसका अध्यक्ष न बनाया जाए। तो इस प्रकार की जो बातें थी वो लॉर्ड रिबन के द्वारा बताई गई। इसीलिए इस प्रस्ताव के कारण लॉर्ड रिबन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक पिता भी कहा जाता है। बहुत बार कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता रहता है। इसके बाद में तीसरा जो चरण है वो 1919 से लेके 1935 तक का भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन का विभाग प्रांतीय सरकारों के निर्वाचित मंत्रियों को स्थानांतरित विभागों में शामिल कर लिया गया। इस काल में, इस चरण में विभिन्न प्रांतों द्वारा जो अधिनियम बनाए गए उनमें कुछ व्यवस्था थी, जिसमें पहली, स्थानीय संस्थाओं का गठन पूर्ण रूप से निर्वाचन के आधार पर किया जाए। दूसरा, स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर गैर सरकारी सदस्य को लगाया जाए। तीसरा, स्थानीय संस्थाओं को अधिक प्रशासकीय शक्तियां देने का वातावरण, माहौल तैयार किया गया। और चौथा, स्थानीय स्वायत्त शासन की ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार की संस्थाओं को बजट निर्माण के क्षेत्र में पहले से अधिक शक्तियां दी गई। तो ये तीन जो चरण था हमारा, हमने देखा। अब चौथा जो चरण है वो 1935 से 1950 तक का। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के बाद प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई। और इस चरण में जो विशेषताएं थी, जिसमें पहली, मद्रास और बिहार में सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया कि यहाँ मनोनीत नहीं होंगे सदस्य। दूसरा, नगर पालिकाओं और पंचायतों के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। तीसरा, उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का नियम लागू किया गया। चौथा, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को करारोपण के लिए बाध्य करने के लिए प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए। पांचवा, नगर पालिकाओं के विधायी और कार्यकारी शक्तियों का विभाजन किया गया। और इसके अलावा अगला, सभी स्थानीय संस्थाओं पर इस चरण में जिलाधीश के माध्यम से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण को स्थापित किया गया। अब बात करते हैं अपन पाँचवें चरण की, जो कि 1950 से 1992 तक का रहा। देखिए, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में नया संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। इस चरण में जो कुछ विशेषताएं थी स्थानीय शासन को लेकर वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहले नंबर पे है, स्थानीय संस्थाओं का कोई संवैधानिक आधार उस समय नहीं था। दूसरा, ये संस्थाएं दो भागों में विभाजित थी, ग्रामीण और नगरीय, आज भी है वैसे तो। तीसरा, इन संस्थाओं का चुनाव भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होता रहा। और अगला, राज्य सरकारें इन संस्थाओं के समय पर चुनाव कराने में सफल नहीं रही। और अगला, इन संस्थाओं में दलबंदी अर्थात गुटबाजी भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद में छठा जो चरण है वो 1993 से लेके अब तक का लगातार। देखिए, स्वतंत्र भारत में स्थानीय संस्थाओं के विकास के 1992 तक के काल में इस संस्थाओं के कार्यक्रम में अनेक कमियां और बहुत सारी समस्याएं पाई गई। और समय पे चुनाव नहीं होना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, पर्याप्त शक्तियाँ न होना, और SC ST और महिलाओं के लिए
रिजर्वेशन की कोई समुचित व्यवस्था का न होना, ये सभी कहीं न कहीं कमियां रहीं। इन संस्थाओं के कार्यक्रम में कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने संविधान में 2 जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहे हैं, 73वां और 74वां, इनको पारित किया। भारत सरकार के स्तर पर इस प्रकार का प्रयास पहले भी किया गया था। 64वां संविधान संशोधन पारित कराए जाने के संबंध में, जो कि 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था, किंतु ये संविधान जो संशोधन हुआ वो राज्यसभा में अपेक्षित बहुमत न होने कारण से रह गया, अर्थात ये कानून नहीं बन पाया था। इसके बाद 1991 में आम चुनावों के बाद राष्ट्रीय सरकार अर्थात केंद्रीय सरकार ने दिसंबर 1992 में संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन कराए, पहला 73वां और दूसरा 74वां। अब इसमें राज्यों की अनुमति भी ली गई, सहमति ली गई। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होने के बाद बनाया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्थानीय संस्थाओं के विकास की दृष्टि से उठाए गए ये जो कदम थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, वो दोनों ही कदम मील के पत्थर माने जाते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के स्थानीय स्वशासन के विकास की बात देखी। आज के लिए इतना ही। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।